Hello guys, welcome to the lecture 7 of DC Circuits by Vidyaminder Classes in collaboration with Doubtnet. Guys, my name is Jitin Gupta. Guys, आज के लेक्चर के अंदर हम तीन बहुत ही फेमस टॉपिक्स की बात करेंगे और जो तीन मेन टॉपिक हमारे हैं, पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पे क्या असर पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, क्यों बढ़ती है, घटती है, किस अमाउंट से बढ़ती घटती है कि अगर हम टेम्परेचर कुछ फिक्स अमाउंट से चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितने अमाउंट से चेंज हो रही है, वो सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे आज। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही फेमस टॉपिक जो हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको रिविजिट करेंगे, उसको बहुत डिटेल से देखेंगे और उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी होती है, बहुत ही फेमस होती है, वो भी देखेंगे। एंड गाइस, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। Then guys, we'll move on to the last topic. Last topic for today's lecture will be meter bridge. Meter bridge is basically एक resistance measuring device है जिससे हम unknown resistances की resistance निकाल सकते हैं एंड ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे एंड ये तीनों टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये काफी फेमस है और एग्जामिनर भर भर के इनसे क्वेश्चन देते हैं। अगर आप अपनी जेई मेंस की आर्काइव जाके खोलेंगे, यू विल रियलाइज कि एवरी ईयर अराउंड एक क्वेश्चन तो इन तीन में से एक किसी टॉपिक से आ ही जाता है। डीसी सर्किट से वैसे ही क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डीसी सर्किट से आते हैं उस पर्सपेक्टिव से। तो गाइस, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और व्हीटस्टोन ब्रिज तो वैसे ही बहुत अमेजिंग है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो मतलब बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क दे रखा है, बीच में कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज होगा छोटा सा, तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर सर्किट सिंप्लीफाई हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम यहाँ पे सारे बेसिक सीख लेंगे ताकि हम ये सारी प्रॉब्लम्स क्रैक कर पाए। तो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। तो जो पहली चीज हम बात करने वाले हैं दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड गाइज, हमने जब ओम्स लॉ की डेरिवेशन करी थी तब हमने रेजिस्टिविटी का एक एक्सप्रेशन निकाला था। रेजिस्टिविटी का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था इट वाज दिस वन कि resistivity is m divided by n e square tau, where m was the mass of the charge carrier जो हमारे इस केस में इलेक्ट्रॉन है, n small n is the charge carrier concentration, number of charge carriers per unit volume। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और फिर जो मेन चीज इसकी हम अभी जिस चीज पे हम फोकस करना चाहते हैं वो ये क्वांटिटी टाउ थी। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली क्या था, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन कि एक जो पार्टिकल है चार्ज कैरियर, दो कोलिजन के बीच में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेता है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो गाइस, मेन चीज जो हमें देखनी है कि टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स बहुत सारे हैं, बट जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनकी रैंडम काइनेटिक एनर्जी, रैंडम मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और रैंडम मोशन की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ज्यादा कोलिजन होने लग जाती है। ज्यादा कोलिजन होने लग जाएंगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है गाइस, जो एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन होता है वो कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस या टाउ डिक्रीजेस। एंड गाइस, अगर टाउ डिक्रीज होगा तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन देख रहा हूं, टाउ डिनोमिनेटर में है, तो टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो वी कैन से कि देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो गाइस रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जो हमारे नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे ही रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है, बट कैसे बढ़ती है, क्या है वो एक्सप्रेशन। तो गाइस, अगर हमारा टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा ना हो, फॉर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, एक्सप्रेशन आ जाता है, वो होता है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा।
क्या मतलब है गाइस कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है एंड उसका कुछ लेट से थीटा वन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इज लेट से रो वन, एंड फिर मैं उसका टेम्परेचर चेंज करके थीटा टू कर देता हूँ और उसकी रेजिस्टिविटी रो टू हो जाती है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जो फाइनल रेजिस्टिविटी है वो इनिशियल रेजिस्टिविटी टाइम्स वन प्लस, और ये जो चीज है गाइस ये अमेजिंग सा एक कांस्टेंट यहाँ पे नया हमें दिख रहा है, ये है अल्फा रो। ये अल्फा रो इज बेसिकली एक नया कांस्टेंट है जो हमें याद रखना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा दैट इज अल्फा रो टाइम्स, यहाँ पे अब हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना है गाइस, टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे थीटा से मैं टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डेल्टा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर चेंज कितना होगा इस, फाइनल टेम्परेचर थीटा टू है, इनिशियल टेम्परेचर थीटा वन है, और चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है, दैट इज थीटा टू माइनस थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास गाइस, ठीक है। यहाँ पे गाइस एक हम कन्वेंशन भी वो करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो भी ध्यान से देख लेते हैं कि हम थोड़ा सा एक रेफरेंस टेम्परेचर से भी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जब मैं टेम्परेचर चेंज करके उसका टेम्परेचर कुछ जीरो की जगह थीटा डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो मैंने टेम्परेचर कितने अमाउंट से इंक्रीज करा गाइस, मैंने जो टेम्परेचर इंक्रीज करा है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल विच इज थीटा डिग्री सेल्सियस से ही चेंज करा है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है थीटा का हो गया, और जो फाइनल रेजिस्टिविटी हो गई वो रो हो गई। तो इस रो के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ रो नॉट, कि बेसिकली रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या हुई, रो नॉट वन प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा। सो आई होप गाइज दिस इज क्लियर। एंड गाइज यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर ये क्वांटिटी है, ये वन है, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे अल्फा रो की जो यूनिट्स आ जाएंगी दैट विल बी क्या चीज, पर डिग्री सेल्सियस या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं गाइस, तो सेल्सियस के अंदर भी टेम्परेचर चेंज सेम रहता है और केल्विन के अंदर भी सेम ही रहता है, तो केल्विन इनवर्स कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो गाइस ये बात तो हो गई हमारी रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, रेजिस्टिविटी की चेंज का फॉर्मूला क्या है। बट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शन। एंड गाइस अगर कोई चीज कंडक्टिंग है यहाँ पे, इसकी कुछ अगर मान लेते हैं कि कुछ इनिशियल लेंथ एल नॉट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ऐसे डैश डाल के बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट है, तो एज टेम्परेचर चेंजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करता है गाइस, ये डायमेंशन भी तो चेंज करती है, एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन वाले जो फंडे थे अपने, कि एज टेम्परेचर चेंजेस लेंथ as well as area will change। क्रॉस सेक्शन एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ द कंडक्टर विल चेंज। और वो एक्सप्रेशन क्या होते हैं गाइज, इफ यू रिमेंबर दैट, जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे लेंथ के चेंज के और एरिया के चेंज के, कि लेंथ एट एनी टेम्परेचर इज एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एंड एरिया का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और ये क्या होते हैं गाइस, अल्फा इज बेसिकली अगर हमें याद हो, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, एंड बीटा होता है गाइस अपना कोएफिशिएंट ऑफ एरियल, एरिया के एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन।
एंड गाइज ये चीज भी हम डिराइव करते हैं जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं कि जो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होता है ये 2 times द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर मैं ये सारी चीजों को यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ रेजिस्टिविटी भी चेंज कर रही है, जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ लेंथ भी चेंज कर रही है, जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तब एरिया भी चेंज कर रहा है। तो इन तीनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं गाइस। तो अगर ये कंबाइन मैं करके यहाँ पे लिखता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरी आ जाएगी, इनिशियल रेजिस्टेंस इज रो नॉट एल नॉट ए नॉट, और फिर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया कि नाउ टेम्परेचर is increased. Now the temperature is increased by delta theta. तो जो नई रेजिस्टेंस होगी, जो गाइस नई रेजिस्ट होगी, नई रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, दैट विल बी दी न्यू रेजिस्टिविटी टाइम्स दी न्यू लेंथ डिवाइड बाय दी न्यू एरिया। और गाइस ये एक्सप्रेशंस मेरे पास, मुझे नई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, मुझे नई लेंथ का फॉर्मूला पता है, मुझे नए एरिया का फॉर्मूला पता है, तो सारी चीजों को इसी फॉर्मूले में डाल देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा गाइस दैट विल बी रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा इनटू जो लेंथ है न्यू हो जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये गाइस अल्फा रो और अल्फा दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, इनमें कंफ्यूज नहीं करना अपने को। एंड लास्टली डिवाइड करना है अपने को नए एरिया से, तो जो नया एरिया है गाइस अपना वो है ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा डेल्टा थी। तो गाइस अब ये काफी लंबा सा एक्सप्रेशन बन गया है, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, अगर एक्स 1 से बहुत छोटा होता है। तो मैं उस मैथमेटिकल पार्ट की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो अगर आप चाहते हो तो वो एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू मैथमेटिकली। बट मैं यहाँ पे अब फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, कि जो मेरे पास यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रो नॉट एल नॉट ए नॉट। और ये तीन जो ब्रैकेट्स के अंदर क्वांटिटी है उनको थोड़ा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 1 प्लस अल्फा रो माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। तो गाइज ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है। एंड अब लिख ही लेते हैं जो हमारे पास रो नॉट एल नॉट और ए नॉट के कंबाइन करने पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज आर नॉट। तो दिस गिव्स मी कि द न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा रो डेल्टा थीटा। तो गाइज ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज कर रही है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है, आई एम मेकिंग दैट करेक्शन। अल्फा माइनस अल्फा रो नहीं होगा, अल्फा रो माइनस अल्फा। ऑलराइट, यहाँ पे अल्फा रो माइनस अल्फा था, मैंने बस वो रो बाद में लगा दिया, बट यस दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अल्फा रो क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और अल्फा क्या है गाइस, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये चीज हम याद रख के जा सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी कैन मेमोराइज। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के अंदर जैसे ही। अच्छा कई कई गाइस कई बार कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं दे रखा होता, अगर नहीं दे रखा होता है तो दे आर सिंपली सेइंग, एग्जामिनर सिंपली बोल रहा है यार उस चीज पे फोकस मत करो, थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो और नॉर्मल बस रेजिस्टिविटी के चेंज को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि अ हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm at room temperature when it is connected to a supply of 220 volts, a steady current of 2 ampere passes in it, and its temperature is 500 degrees Celsius more than the room temperature. What is the temperature coefficient of resistance of the heating element? तो हमें क्या दे रखा है इसके, हमारे पास एक कंडक्टर है, ऑलराइट,
हमारे पास एक कंडक्टर है, इनिशियली कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है तो ये अभी रूम टेम्परेचर पे है, तो जिसको मैं टी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी आर, आर फॉर रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी इसका नॉर्मल टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसके थ्रू करंट पास करना शुरू करा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने गाइस। हमने यहाँ पे कुछ इसके अक्रॉस, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, हमने यहाँ पे कुछ इसके क्रॉस कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस 220 वोल्ट का। एंड गाइस फिर हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, हमें ओम्स लॉ से पता है इसके थ्रू कुछ करंट मूव करेगा आई, और हमें हमारे प्रीवियस डिस्कशन से ये भी पता है कि जब करंट कंडक्टर के थ्रू पास करेगा तो हीट जनरेट होगी, तो इसके अंदर हीट विल बी जनरेटेड, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ के क्योंकि हीट जनरेट हो रही है गाइस यहाँ पे, तो इसका टेम्परेचर कुछ टी एफ मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर टी एफ। और हमें दे रखा है कि टी एफ जो फाइनल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था उससे कितना ज्यादा है गाइस, 500 डिग्री ज्यादा है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो मेरा टेम्परेचर का चेंज आया या डेल्टा टी का चेंज कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा टेम्परेचर चेंज आया दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस। और गाइस मुझे इसकी रेजिस्टेंस भी दे रखी है, कि मुझे दे रखा है कि यहाँ पे जब मैंने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो जो करंट पास कर रहा है वो है 2 एम्पियर का। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो आई की वैल्यू है दैट इज 2 एम्पियर, तो यहाँ पे मैं एक और कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है मेरी दैट इज वी बाय आई, दैट इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 2 विच इज 110 वोल्ट्स। तो गाइस अब हम बेसिकली ये बात बोल पा रहे हैं कि जो मेरी रेजिस्टेंस है फाइनली टेम्परेचर बढ़ने पे वो 110, सॉरी गाइस यहाँ पे वोल्ट्स की जगह ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट्स आर ओम, और इनिशियल रेजिस्टेंस दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, और जो हमें इनिशियल रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है पहली लाइन के अंदर है कि 100 ओम की, तो रेजिस्टेंस जो इनिशियल थी, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 100। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मुझे फाइनल रेजिस्टेंस मिल गई है, मुझे इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, और मुझे पता है कि मैंने टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज करा है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइन कर देता हूं, वो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, कि R इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा रो डेल्टा थीटा। यहाँ पे अल्फा रो माइनस अल्फा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी हमने थर्मल एक्सपेंशन की, तो उसको फिर हमने डिसरिगार्ड ही कर दिया, और फिर हमारे पास आ जाएगा कि R जो R फाइनल है, बेसिकली हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा R फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल प्लस अल्फा रो डेल्टा थीटा। तो हमारा आर फाइनल दे रखा है 110, आर इनिशियल दे रखा है 100, एंड गाइस अंदर आ जाएगा अल्फा रो, और हमें जो टेम्परेचर चेंज दे रखा है वो दे रखा है 500 का। तो बस अब इस इक्वेशन के अंदर एक ही अननोन बचा है अपने पास, और वो एक अननोन है अल्फा रो। और जब मैं इस अल्फा रो को सॉल्व करूंगा तो गाइस क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 100 को साइड ले जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 + अल्फा रो, और फिर हम ये कर सकते हैं कि 1 को साइड ले आ सकते हैं, और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे बचेगा बस अल्फा रो इंटू 500, और फिर 500 से डिवाइड भी करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा गाइस 1.1 माइनस 1, तो विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 500 विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड गाइस यूनिट्स क्या है, सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आई होप गाइज हमने जो ये लंबी चौड़ी बात करी है इस चीज को लेके, और ये क्वेश्चन गाइज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन 2018 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो आई होप ये सारी बात करके हम अब ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं, और कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमने सीधा एक एग्जाम के अंदर आई हुई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर ली है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगा, सिंपल सी बातें करके, सिंपल से लॉजिक लगा के, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है गाइज, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप फ्यूचर में और भी सारी प्रॉब्लम्स कर लो। तो नाउ इज द टाइम वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रेट टॉपिक दैट वी हैव। जो हमारा नेक्स्ट ग्रेट टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज।
तो गाइस यहाँ पे डायग्राम के अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक बेसिकली एक सेटअप ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो इस तरीके का दिखता है। मैंने एक लैब वाला सेटअप भी दिखा दिया कि यहाँ चार रेजिस्टर लगे हैं, बीच में एक मीटर सा लगा है, वो मीटर है करंट मेजर करने के लिए, बट और एक बैटरी लगी है। यहाँ पे बस हम इस पे फोकस कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि ऐसे 5 रेजिस्टर्स का नेटवर्क है कि R1 और R3 पैरेलल में होने चाहिए, R2 और R4 पैरेलल में होने चाहिए, बट तुमने क्या कर दिया, पंगा कर दिया, एक बीच में ब्रिज कर दिया उनको कि यहाँ पे जहाँ पे R1 खत्म हुआ था और R2 खत्म हुआ था, उन दो नोड्स को तुमने ब्रिज कर दिया और उस ब्रिज के अंदर तुमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, रेजिस्टेंस R5। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का नेटवर्क होता है इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, अगर हमें करंट वरेंट वो करना होता है तो हम इन टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा, तो दिस टाइप ऑफ अ सेटअप इज कॉल्ड अ व्हीटस्टोन ब्रिज। जब भी हमें इस टाइप का नेटवर्क दिखे, दैट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। नो गाइस, व्हीटस्टोन ब्रिज अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि ना तो ये सर्किट सीरीज बचा, ना तो ये सर्किट पैरेलल बचा। कि अगर मैं यहाँ पे देखता, अगर ये वाली रेजिस्टेंस ना होती तो मैं बोलता कि यार रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 ऊपर वाली ब्रांच की है, R2 प्लस R4 नीचे वाली ब्रांच की है, और ये दो ब्रांचेस पैरेलल के अंदर हैं और पैरेलल में मुझे रेजिस्टेंस निकालनी आती है। तो यहाँ पे बट ये ब्रिज रेजिस्टेंस, ये R5 ने पूरी लाइफ को फाइटर बना दिया, मुश्किल बना दिया। बट एक स्पेशल केस एग्जिस्ट करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, जिसमें हमारी लाइफ फिर से वही सिंपल सीरीज पैरेलल वाली हो जाती है, और वो केस हमारा होता है गाइस, दैट इज द केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गाइस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, हमें एक और वर्ड लगाया है हमने यहाँ पे, बैलेंस, और हम जो भी बात कर रहे हैं वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के, नॉट फॉर एनी रैंडम व्हीटस्टोन ब्रिज। सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये बात नहीं कर सकते, इट इज ओनली फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या कंडीशन होती है कि कंडीशन सिर्फ छोटी सी होती गई कि इफ द करंट थ्रू R5 इज जीरो, क्या हमारी जो ब्रिज रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर करंट जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि क्या, कि अगर मैं यहां पे लेट से एक बैटरी लगा देता हूं, यहां पे एक बैटरी लगा दिया गाइस, और ये जो बैटरी है इसकी वजह से यहां पे कुछ करंट वरंट आएगा, करंट यहां पे भी हो सकता है, करंट यहां पे भी हो सकता है। बट अगर इस वाली ब्रांच के अंदर, ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर करंट अगर जीरो हो गया, ये वाली जो ब्रांच है इसको कुछ बोल देते हैं IG, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है, तो ये IG जो करंट है, इफ IG इज इक्वल टू जीरो, देन दिस नेटवर्क, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज, then the Wheatstone bridge is balanced। जो मैंने ये नेटवर्क लेफ्ट में शो करा है गाइस, वो बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये फैक्ट एज अ फैक्ट हमारे दिमाग में बस गया है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब हुआ, कि बीच वाली जो रेजिस्टेंस है, जो R5 रेजिस्टेंस है, जो हमारी ब्रिज रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस करंट जीरो। बट ये जैसे ही हमने बोल दिया कि यार ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है करंट जीरो की वजह से, वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट याद आ जाएगा, जिसको हम याद रख सकते हैं हमेशा के लिए गाइस। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ करंट अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट आई आया और ऊपर वाली ब्रांच के अंदर कुछ करंट जा रहा है I1, और यहाँ नीचे वाली ब्रांच के अंदर कुछ करंट जा रहा है I2। आई होप ये गाइस दिख रहा है, ऊपर वाली ब्रांच R1 के अक्रॉस I1 करंट जा रहा है, I2 यहाँ पे जा रहा है। एंड गाइस क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो इस वाली ब्रांच में, जो ब्रिज रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है, इसके अंदर तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो I1 करंट था वो सारा का सारा यहां से चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस नोड पे देखता हूं तो कोई करंट IG आ तो रहा नहीं है कहीं से भी, तो यहाँ पे जितना करंट R2 से आ रहा था उतना ही करंट R4 जाएगा, क्योंकि उस वाली ब्रांच, जो ये ब्रिज रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है, उसके अंदर करंट जीरो है। तो यहाँ पे अगर मैं केसीएल लगाता तो यहाँ पे भी यही आता कि R4 के थ्रू भी I2 कर। आई होप ये बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लियर है गाइस। बट जैसे ही मैंने ये कर दिया,
फिर मैं यहाँ पे कुछ नोड्स को नाम भी दे देता हूँ. तो लेट मी ऐड अ पेज. एंड गाइस जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा एक रफली मैं जल्दी से नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ. गैल्वेनोमीटर के साथ ये ब्रिज रेजिस्टेंस, समथिंग लाइक दिस. एंड मैं गाइस इन नोड्स को कुछ नाम दे रहा हूँ यहाँ पे. इसको बोल रहा हूँ नोड ए, इसको बोल रहा हूँ नोड बी, इसको बोल रहा हूँ नोड सी, एंड इसको बोल रहा हूँ नोड डी. आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस. एंड गाइस मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ करंट I1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है, एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ करंट I2 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पे गाइस हम ओम्स लॉ लगा के लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू I1. सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि VA माइनस VD इज इक्वल टू I2 R2. सिमिलरली हम और भी दो चीजें बोल सकते हैं. हम क्या बोल सकते हैं गाइस? ऑल्सो वी कैन से कि VB माइनस VC, क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टर है ये R3 रेजिस्टर, उसके थ्रू भी I1 करंट ही जा रहा है, तो वो हो जाएगा I1 R3. एंड सिमिलरली यहां पे बोल सकता हूं कि VB माइनस VD माइनस VC, वो भी कितना हो जाएगा गाइस? हमारे पास आ जाएगा I2R, क्योंकि ये जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है R4, उसके थ्रू कुछ I2 करंट. तो अब मेरे पास गाइस ये चार एक्सप्रेशन आ गए हैं, और इन चार एक्सप्रेशंस को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास एक और चीज है जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, कि जो ब्रिज रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस, ये नोड बी, ये मेरा गैल्वेनोमीटर, ये R5, एंड ये मेरी नोड डी. एंड गाइस यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं है, तो जीरो है. तो मैं अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस R5 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊंगा तो I जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आएगा. तो वी ऑल्सो नो दैट कि ऑल्सो VB इज इक्वल टू VD. तो अगर ये हो जाता है, फिर मेरे पास अमेजिंग एक्सप्रेशन आ जाएंगे कि अगर मैं इसको देखता हूं 1 और 2 को गाइस, तो VA माइनस VB और VA माइनस VD, क्योंकि VB और VD सेम ही है, वो वैल्यू सेम हो जाएगी ना. तो मेरे पास ये आ जाएगा कि फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये और ये सेम है, ये तो VA ही है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा गाइस कि VA minus VB is equal to I1 R1, and that is also equal to VA minus VD, which is equal to I2. Similarly, from 3 and 4, 3 and 4 कौन सी इक्वेशन है गाइस? 3 and 4. अगर यहां देखता हूं तो गाइस ये वाली जो टर्म है VB और यहाँ पे VD, ये भी सेम है, तो VB माइनस VC और VD माइनस VC भी सेम होंगे, क्योंकि VB और VD सेम ही है. यहाँ पे मेरे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा कि I1 R3 इज इक्वल टू I2 R. तो बस इसको यूज करके मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गए हैं, और इनको अगर मैं खुद कुछ और नाम दे देता हूं, लेट से 5 और 6 बोल देता हूं, तो बस मैं बोल रहा हूं गाइस बिना सोचे समझे रेशियो ले लो, खत्म करो काम. यहाँ पे रेशियो ले लो और तुम्हारे पास अमेजिंग सा रिजल्ट आ जाएगा कि इफ यू डू दिस, इफ वी नाउ डू दिस 5 डिवाइडेड बाय 6, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय 6, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा गाइस क्या चीज, कि इसको डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा तो I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा कि R1 is to R3 is equal to R2 is to R4. या फिर लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे लिखा था R1 is equal to R3 is equal to R2 is equal to R4, और ये इस नेटवर्क के लिए था. मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नेटवर्क को. ये नेटवर्क था अपना. तो गाइस यहाँ पे इन दोनों का रेशियो, ये जो दो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम है. या फिर मैं उल्टा करके थोड़ा सा रीअरेंज करके कि दिस इंप्लाइज कि R2 को नीचे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, और R3 को ऊपर ले आते हैं राइट हैंड साइड के, तो मेरे पास आ जाएगा R1 by R2
जो ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म में है उस फॉर्म में लिख दिया है, इज इक्वल टू R3 बाय। नाउ अब हमारे पास एक सिंपल सा तरीका आ गया है जज करने का कि कोई भी गिवन नेटवर्क हमारा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। वो बस ये रेशियो देख कि ये जो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेफ्ट वाली, उन दो का रेशियो अगर वो जो दो राइट वाली रेजिस्टेंसेज हैं R3 और R4 उनके बराबर आ जाता है, तो फिर हमारा पक्के से R5 के थ्रू करंट जीरो होगा और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। सो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कि दिस इज दी कंडीशन, या फिर चेक बेटर रहेगा वर्ड, चेक, चेक फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूं कि गाइस यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, और ये 9 ओम का रेजिस्टर है, और बीच में कोई रेजिस्टेंस लगी है लेट से 5 ओम की। और मुझे देखना है कि क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड। तो बैलेंस देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि R1 इज टू R2, लेफ्ट वाली दो का रेशियो लेता हूं 1:3 इज इक्वल टू R3 इज टू R4, राइट वाली दो का रेशियो लेता हूं 3:9। तो यस, दे आर इक्वल, ये भी 1:3 है और वो भी 1:3 है। सो दैट इंप्लाइज कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा एक हमें तरीका मिल गया है ये रेशियो देख के। और अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई बैटरी बैटरी लगा देता हूँ, तो ये जब बैटरी भी लगाऊंगा तो करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज जीरो। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो, एज सिंपल एज। तो गाइस ये सारी बात हम कर रहे हैं एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। एंड आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। हमें पहले भी शायद हमने रटी थी, फिर से हमने रट लेनी है ये चीज। और इस बार लॉजिक भी देख लिया है, इस बार हमने डिराइव भी कर लिया, तो दैट इज गुड। एक और प्रॉब्लम करते हैं गाइस, कई बार है ना कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दिखते ही नहीं कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और फिर तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखेगा तो हमें बैलेंस बैलेंस भी कुछ नहीं दिखेगा। तो मेरे पास ऐसे इस टाइप का नेटवर्क दे रखा है। अब ये नेटवर्क जो है, हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि इज दिस अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी या नहीं। तो जब भी हमें चेक करना हो तो गाइस हमें वो वाली जो शेप है, जो रोम्बस टाइप शेप हम ड्रॉ करते हैं इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, उसको फिर से रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ नोड्स का नाम देते हैं ए, फिर इसको बोल देते हैं बी, फिर इसको बोल देते हैं सी, फिर इसको बोल देते हैं डी। और गाइस यहाँ पे जो दो एक्सट्रीम नोड्स हैं ए और डी को लेफ्ट और राइट पे रख देते हैं। ए और डी दो एक्सट्रीम पे जो नोड्स हैं, और बी और सी जो बीच वाली नोड्स हैं उनको ऊपर और नीचे लगा देते हैं। दिस इज बी, दिस इज सी। और अब हर नोड के बीच में, दो नोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है गाइस वो आर अमाउंट की, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आर अमाउंट का रेजिस्टर ड्रॉ कर देता हूँ। सिमिलरली ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है अपनी गाइस, ए और सी के बीच में अपने पास 2R की रेजिस्टेंस है, 2R। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए और सी के बीच में 2R। फिर मैं बी से डी देखना चाह रहा हूं, तो बी से डी में गाइस ये वाली रेजिस्टेंस है 8R। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 8R। एंड फिर सी से डी के बीच में जो हमारी रेजिस्टेंस है वो है 4R। और गाइस बी से सी की जो बीच वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है वो है हमारे पास 3R। तो ये मेरा एक नेटवर्क बना है, और ए और डी में मैं अपना इनपुट लगाऊंगा अगर बैटरी लगाऊंगा। और अगर मैं इसके क्रॉस बैटरी लगाऊंगा तो क्या 3R के थ्रू करंट जीरो होगा? क्या ये बैलेंस? क्योंकि मैं देख सकता हूं कि R/2R
ये लेफ्ट वाली रेजिस्टेंस का रेशियो, और 8R/4R ये राइट वाली रेजिस्टेंस का रेशियो, दैट इज नॉट इक्वल। ये है 1/2 और ये है 2। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये जो गिवन नेटवर्क है, दिस गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बट हमने क्या देखा इस क्वेश्चन के थ्रू कि पहले तो जो नेटवर्क्स हमें दिखते नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, ये रोम्बस शेप फिगर ड्रॉ करके, नोड्स को नाम देके, और फिर नोड्स को प्लेस करके ध्यान से स्ट्रेटेजिकली, और फिर सारी रेजिस्टेंसेस को उन नोड्स के बीच में प्लेस करके फिर हम जज कर सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो गाइस दिस, आई होप ये वाली सारी चीजें क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग, कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, वो कैसे जज करना। ठीक है, बैलेंस्ड होगा तो फिर क्या होगा कि इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, कि लेट्स ब्रिंग दैट बैक, ये वाला जो हमारा वो था डायग्राम, कि इफ this Wheatstone bridge is balanced, if this is balanced, अगर ये बैलेंस्ड है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार R5 के थ्रू करंट 0 है, तो वी कैन रिमूव R5, क्योंकि R5 के थ्रू करंट 0 है। तो हमने बात करी थी कि जब हम सर्किट सिंप्लीफाई करते हैं पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, तो हम जिन एलिमेंट्स के थ्रू करंट 0 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया R5 is 0, नहीं, करंट थ्रू R5, करंट थ्रू R5 है। मैं बोल रहा था कि अगर किसी एलिमेंट के थ्रू करंट 0 होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वो बना सकता हूं कि सिंप्लीफाइड सर्किट, और सिंप्लीफाइड क्या होगा, बस उसको हटा दो, ब्रिज रेजिस्टेंस को हटा दो, तो तुम्हारे पास बचेगा एक R1, एक R2, सॉरी यहां पे हमने R3, फिर ये R2, एंड गाइस लास्ट R4। और अब मुझे इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। गाइस आई होप ये चीज हमें दिख रही है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी R1 प्लस R3 ऊपर वाला जो ब्रांच है उसकी रेजिस्टेंस, इनटू R2 प्लस R4 नीचे वाले ब्रांच की रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। सो दिस इज द रेजिस्टेंस इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी क्लियर है। ठीक, एक और अमेजिंग चीज है गाइस जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में बढ़िया से बात कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग सी चीज है कि अभी यहाँ पे देखते हैं, कुछ नोड्स को मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया डी, और इसको बोल दिया सी। और यहाँ पे हमारी जो ब्रिज रेजिस्टेंस है वो बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में हमारी ब्रिज रेजिस्टेंस है। और जो मैं करंट लगाऊंगा, जो सोर्स लगाऊंगा, वो मैं ए और डी के बीच में लगाऊंगा। ए और डी के बीच में हम अपनी सोर्स या बैटरी लगाएंगे। अगर मैं ये इंटरचेंज कर देता हूं कि अगर इफ आई डू सम बेसिक लेवल ऑफ इंटरचेंजिंग, कि इंटरचेंजिंग का मतलब क्या हुआ गाइस, कि जो बी और सी नोड थी जिनके बीच में ब्रिज रेजिस्टेंस थी, व्हाट यू डू इज कि तुम बी और सी के बीच में सोर्स लगा दो या सेल लगा दो, और ए और डी के बीच में ब्रिज लगा दो या ब्रिज रेजिस्टेंस लगा दो। तो एक अमेजिंग सा रिजल्ट, कि इसको बोल देते हैं ये है हमारा सर्किट 1, और इसको बोल देते हैं जो इंटरचेंज हमने कर दिया है, दिस इज सर्किट 2। तो गाइस बहुत ही सिंपल सी बात है कि इफ सर्किट 1 इज बैलेंस्ड देन सो इज सर्किट 2। कि अगर हमारा लेफ्ट वाला सर्किट, जो लेफ्ट वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, तो राइट वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी बैलेंस है, जब मैं सोर्स और ब्रिज रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देता हूं, उनके नोड्स को इंटरचेंज कर देता हूं। तो यहां पे गाइस ये अमेजिंग है, और यहां पे गाइस
थोड़ा सा इसको रोटेट करके हम देख सकते हैं कि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको ध्यान से देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नजर आने लग जाएगा गाइस। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है गाइस। मैं यहाँ पे नोट्स को नाम भी दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि लेट मी जस्ट डू दिस, कि ये हमारा ये था, ये नोड ए थी, ये नोड बी थी, सॉरी, ये नोड ए थी, ये नोड बी थी, ये नोड सी थी, ये नोड डी थी। और अब मैंने क्या करा, इसको बस अगर नहीं विजुअलाइज कर पा रहा हूं तो इसको रोटेट कर देते हैं। एंड गाइस आई होप अब दिख रहा है कि पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज है और हमारा ऊपर वाला जो नेटवर्क था, ये वाला जो नेटवर्क था, ये बैलेंस है। तो इसके बैलेंस होने से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम सर्किट वन, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये R1 R2 है और ये R3 R4 है। तो सर्किट वन या व्हीटस्टोन ब्रिज वन बैलेंस्ड है कि C1 इज बैलेंस्ड। तो इससे मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि R1 is to R2 इज इक्वल टू R3 is to R4, है ना गाइस। एंड अगर मैं यहां पे देखता हूं इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन क्या होगी, इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन होगी कि R2 is to R4 इज इक्वल टू R1 is to R3। यहाँ पे इसकी कंडीशन हो जाएगी कि R1 is to R4, वो सॉरी R2 is to R4, ये R1 is to R3 के बराबर होगा। और यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करके इसको यहाँ और यहाँ ले आता हूं तो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इंप्लाइज R1 is to R3 इज इक्वल टू R2 is to R4 है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये वाला जो नेटवर्क है दिस इज बैलेंस्ड, कि दिस इंप्लाइज कि C2 इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो गाइस इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो हमने बोल दी है, बट अगेन रिजल्ट छोटा सा है जो हम याद रख सकते हैं। क्या, कि अगर हम किसी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सोर्स की नोड जहां पे सोर्स लगी है और जहां पे ब्रिज रेजिस्टर लगी है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, ब्रिज की जगह सोर्स लगा देते हैं और सोर्स की जगह ब्रिज लगा देते हैं, तो वो जो नया नेटवर्क होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ये अमेजिंग चीज है गाइस, जिसको हम याद रखें। तो इसके बेसिस पे अभी हम एक प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये वाली, कि एक नेटवर्क दे रखा है और नेटवर्क के अंदर हमें पूछा है कि ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट है। और इसको सॉल्व करने के लिए गाइस मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज करने वाला हूं कि ये नेटवर्क है और यहां पे मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, ये जो बैटरी है, और ये 12 ओम वाले को 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ और इंटरचेंज कर देता हूँ कि जहां पे बैटरी लगी थी यहां पे इसको लगा देता हूँ, ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है इसको मैं यहां पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये 12 ओम वाला रेजिस्टर लग गया और जहां पे ये वो लगा था रेजिस्टर, ये बैटरी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये 1 वोल्ट की बैटरी। गाइस किसी को लग रहा है कि ये जो ये नेटवर्क है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो है, 1 और 5 सीरीज में होने चाहिए थे, 2 और 10 सीरीज में होने चाहिए थे, बट हमने ब्रिज पे एक 12 ओम की रेस लगा दी। और क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? देख लेते हैं। 1:2 लेफ्ट वाली रेजिस्टेंस का रेशियो और राइट वाली का 5:10। तो यस, दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम जो अभी नीचे वाला सर्किट देख रहे हैं दैट इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गाइस जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा बैटरी और रेजिस्टर को तो वो जो नया नेटवर्क होगा वो भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और वो भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम दिस लॉजिक कि ये वाला, कि दिस इंप्लाइज, दिस मींस दैट this network this network is also a balanced Wheatstone bridge, is also a balanced
क्योंकि ये वाला नेटवर्क भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आई होप गाइस ये क्लियर है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो इसकी ब्रिज रेजिस्टेंस में करंट जीरो होना चाहिए। सो ये अपने आप इंप्लाई कर देगा कि यहाँ पे ये 12 ओम वाली रेजिस्टेंस ब्रिज है और फिर इसके थ्रू करंट जीरो होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज कि करंट थ्रू 12 ohm resistor is zero because that is the bridge resistance। और ये नेटवर्क बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ब्रिज रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जीरो। तो आई होप दिस इज क्लियर कि करंट आंसर क्या है गाइस। द आंसर इज जीरो, देयर इज नो करंट। तो आई होप गाइस ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो आज हमने डिस्कस करी है। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एक मेजर एप्लीकेशन है वो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। कि अगर मेरे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है जिसके अंदर R1 R3 RV और X अननोन रेजिस्टेंस, RV एक वेरिएबल रेजिस्टर है। यहाँ पे रेजिस्टर के साथ अगर मैं कुछ ऐसा एरो वाला साइन करता हूँ, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस। तो हम इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। कोई एक स्लाइडर होगा, किसी केस में स्लाइडर को मूव करा के कुछ सेटअप्स होंगे जिनके अंदर कुछ कीज होंगी जिनको निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। हमें उसमें नहीं आना कि कैसे करते हैं, बस मान लेते हैं कि हमारे पास किसी तरीके से कोई मैकेनिज्म मिल गया जिससे हम किसी चीज की रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच में ब्रिज रेजिस्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस लगा रखा होता है। और हम क्या करते हैं, हम आरवी को चेंज करते हैं, धीरे 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 आरवी को चेंज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और उस पॉइंट पे फिर हम रुक जाते हैं जिस वैल्यू ऑफ आरवी पे जब हम चेंज कर रहे थे, उस वैल्यू ऑफ आरवी पे जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो जाता है। तो व्हेन galvanometer shows zero deflection, मतलब कोई करंट नहीं शो कर रहा है, तो ये तुम्हारा नेटवर्क बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज गया है, बन गया है। और हमें पता चलेगा कि R1 is to RV is equal to R3 is to X। एंड गाइस आई होप दिख रहा है कि यहाँ पे X की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। X की वैल्यू सिंपली आ जाएगी RV into R3 डिवाइडेड बाय। तो R1 R3 नोन रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं वो कर रहा हूं कंट्रोल। मुझे राइट हैंड साइड पे तीनों की वैल्यू पता है, तो मुझे X की वैल्यू। सो ये एक सिंपल सा फंडा लगा के, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके मैं किसी भी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूं। तो गाइस ये तो एक कंसेप्चुअल लेवल पे चीज हो गई कि हाँ यार, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बट इसको लैब के अंदर जब मुझे करना होता है तो ये हम कैसे अचीव करते हैं। वी अचीव दिस यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कुछ है नहीं गाइस, एक बोर्ड है जिससे हम वो कनेक्शंस बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जो हमने अभी दिखा रहे थे। और ये बोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करूंगा तो गाइस ये वाला जो पार्ट है, ये लकड़ी का ये बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, कुछ नहीं है। ये तुम्हारे पास बस ये प्लेट्स हैं जो कनेक्शंस करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर की जो डॉट्स हैं कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स के बीच में तुम चीजें लगाओगे जो अपनी है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक कनेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है। और फिर तुम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दो और इसके साथ एक कोई क्लिप या जॉकी अटैच कर दो जिसको तुम मूव करा सकते हो वायर पे। और ये एक अपने आप में एक वायर है, ये जो एक वायर है, ये जो वायर है ये एक यूनिफॉर्म वायर है। तो मैंने यहाँ पे ये अलग से भी ड्रॉ कर दिया गाइस, आई होप सब लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, ये जो ये राइट में प्लेट्स बनी है ये कुछ नहीं, कंडक्टिंग प्लेट्स है जो कनेक्शंस करने में हेल्प कर रही है। बट मेरे पास मेन चीजें क्या है कि एक तो मैं रेजिस्टर यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टर लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक वायर है, ये वायर है ए बी जिसपे मैं मूव करा सकता हूँ एक जॉकी को। और यहाँ पे ए बी के बारे में बात कर लेते हैं कि ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर
यूनिफॉर्म वायर से क्या मतलब है गाइस मेरा, यहाँ पे यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, कि वायर की रेजिस्टिविटी थ्रू आउट सेम है, एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, कि जो उसकी एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एंड गाइस यूजुअली हम जो वायर की लेंथ लेते हैं कि इन अ मीटर ब्रिज, इन अ मीटर ब्रिज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यूजुअली जो वायर की लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि वो क्या रहा है। तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, बट यहाँ पे देखते हैं guys। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगा दी इन दो कनेक्टर्स के बीच में, यहाँ पे मेरी अननोन रेजिस्टर लगा दी, और यहाँ पे ये वायर है AB, जिसपे मैंने यहाँ पे बीच से एक गैल्वानोमीटर निकाल के एक जॉकी, एक क्लिप जिसपे मैं पकड़ सकता हूँ कहीं पे वायर को, यहाँ पे वो कर। एंड गाइस मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से कनेक्टर मूव कराना शुरू कराता हूँ, एंड यहां से फिर मैं राइट को मूव करता जाता हूँ, और मैं तब तक मूव करता रहता हूँ जब तक मेरा जो गैल्वानोमीटर लगा है इस वायर के अंदर वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करने ना लगे। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एट व्हेन आई एम एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, वो वाला पॉइंट जहां पे मेरी जॉकी की वो वाली पोजीशन जब मेरे गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट जीरो। तो गाइस हम P को बोलते हैं, P इज कॉल्ड द नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो वाला पॉइंट जब तुम्हारे गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा था, नल रीडिंग शो कर रहा था, जीरो रीडिंग शो कर रहा था। तो ये वाला पॉइंट है कि एट दिस पोजिशन ऑफ जॉकी, ये जो जॉकी है या क्लिप है जहां पे तुमने वायर को पकड़ा होगा या टच करा होगा वहां पे उस पोजिशन पे, तो एट दिस पोजिशन ऑफ जॉकी गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है गाइस, तो गैल्वानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। अब इससे हमारी लाइफ में क्या होगा गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि ये ध्यान से देखा जाए तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे, मैं यहाँ पे कुछ नाम देना शुरू करता हूं ताकि हम इजीली आपस में भी बात कर सकें। यहाँ पे इस नोड को मैंने कुछ नाम दे दिया है E। तो ये वाली नोड भी गाइस, क्योंकि इसकी ये जो प्लेट है ये अच्छे किसी मटेरियल की होती है, इसकी खुद की कुछ रेजिस्टेंस नहीं होती है, जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह ही मान लो, तो ये भी ए ही है ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया बी, और ये भी फिर बी ही है। बीच वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दिया सी, तो यहाँ पे ये पी आ गया। एंड गाइस अब मैं कनेक्शन ड्रॉ करने शुरू करता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही ड्रॉ करूंगा राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, कि एक मैंने नोड बनाई ए, और एक दूसरे एक्सट्रीम पे मैंने नोड बनाई बी, और फिर बाद की बीच वाली नोड को मैंने बीच में बना दिया, सी ऊपर पी नीचे। तो मेरे पास क्या आ गया गाइस, रेजिस्टर आ गए हैं। एक रेजिस्टर आ गया है R1 का, ए से सी के बीच में, एक रेजिस्टर आ गया है एक्स का सी से बी के बीच में, और एक वायर देखो गाइस यहाँ पे एक है, तो यहां से यहां तक वायर ही ना एक, तो वायर क्या होगी, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो उसको कुछ बोल देते हैं RAP, RAP। और यहाँ पे फिर ये वाली जो वायर है PB वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी RPB, और बीच में हमारा गैल्वानोमीटर सी से पी के बीच में। तो गाइस आई होप ये दिखने लग गया है कि जो नेटवर्क मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और ए और बी के बीच में हमने बैटरी। तो आई होप गाइस ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये नीट एंड क्लीन डायग्राम और अच्छा दिखेगा। सी, दिस इज पी, दिस इज बी, दिस इज R1, जो हमें पता है कितनी है, आर, ये जो राइट वाली है एक्स है,
and this is our AP and this is our PB. एंड गाइस अब P वो पॉइंट था जब ये बैलेंस था. अगर ये बैलेंस है तो फिर मैं इस डायग्राम को देख के बोल सकता हूं कि R1 डिवाइडेड बाय RAP इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय RPB. तो मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं कि फिर X इज इक्वल टू R1 टाइम्स RPB डिवाइडेड बाय RAB. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है. अब इससे मेरी लाइफ में कुछ इजी हुआ क्या? मैं X की वैल्यू डिटरमाइन करने के हल्का सा भी क्लोज पहुंचा हूं, वो जानना है गाइस हमें. यस एग्जैक्टली मैं पहुंच चुका हूं, मेरा आंसर आ चुका है एक्चुअली. मैं अगर मैं ध्यान से अपने इस डायग्राम को वापस नीचे लेके आता हूं, ये हमारा गाइस मीटर ब्रिज है. एंड अगर मैं इस मीटर ब्रिज को देखता हूं तो ये लेंथ x है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ए बी वायर की लेंथ खुद में 1 मीटर की. और अब मैं देखता हूं तो ये जो R1 है वो तो नोन है. अब अगर मुझे ये वाला रेशियो मिल जाए तो वो भी मेरी लाइफ फिर सही हो जाएगी. और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो आर ए बी क्या है. अगर हमें रेजिस्टिविटी ऑफ वायर पता है, हमें उसकी लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो मैं रो एक्स बाय ए लिख सकता हूँ उसकी रेजिस्टेंस. सिमिलरली आर पी बी, क्योंकि सेम ही मटेरियल की वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम है, बस लेंथ 1 माइनस एक्स है. और क्योंकि हमने पहले बोला था यूनिफॉर्म वायर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है. तो जो आर पी बी डिवाइडेड बाय आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी गाइस, ध्यान से देखोगे तो रो बाय ए कैंसिल हो जाएगा और वो 1 माइनस एक्स बाय एक्स आ जाएगा. और फिर मेरे पास फाइनल जो एक्स की वैल्यू है वो मिल जाएगी आर इंटू 1 माइनस एक्स बाय एक्स. ये मेरे पास गाइस रेजिस्टेंस आ गई है. और ये एक्स क्या है? ये तो लेंथ है ना गाइस. यहाँ पे मैंने स्केल लगा रखा होगा इस वायर के साथ, और वो स्केल मुझे वो लेंथ बता देगा जिस लेंथ पे मेरा गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. वो एक्स मिलते ही मैं यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाऊं. तो गाइज आई होप ये चीज क्लियर है और इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है. ये बहुत ही ऑब्वियस है. अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज सीख लिया है तो आप इजीली कभी भी इस चीज को आराम से सॉल्व कर पाओगे, लिख पाओगे. तो गाइज एक प्रॉब्लम करके देखते हैं जो एग्जाम के अंदर आ चुकी है पास्ट ईयर के अंदर, मीटर ब्रिज से ही, जो सिंपल सी प्रॉब्लम है और जिससे हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन में भी क्लैरिटी मिलेगी. कि shown in the figure below is a meter bridge set up with null deflection in the galvanometer. null deflection का क्या मतलब हुआ गाइस? जीरो डिफ्लेक्शन. galvanometer कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. the value of the unknown resistance is, तो गाइस यहाँ पे लेंथ हमें डायग्राम के अंदर दे रखी है, केवल लेंथ 20 है. तो गाइस मैं यहाँ पे फिर से वही बोल दूंगा, देखो मैं कुछ रट नहीं रहा हूँ. यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहां से यहां तक कुछ रेजिस्टेंस है, इसको नाम देते हैं ए, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं बी. यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर ए पी और फिर यहां से यहाँ एक रेजिस्टेंस है आर पी बी. और फिर जो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको देख के मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे दिखने भी लग गया होगा हमें अभी, कि 55 ओम डिवाइडेड बाय आर ए पी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर पी बी. और फिर मेरे पास आर के लिए लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू 55 इंटू आर पी बी डिवाइडेड बाय आर ए पी. एंड गाइस बस यहाँ पे हमें पता है कि रेजिस्टिविटी भी सेम है, एरिया भी सेम है. तो जब मैं इन दो आरपीबी और आरएपी का रेशियो लूंगा तो मेरे पास सिंपली बस लेंथ का रेशियो बच जाएगा. और आरपीबी की लेंथ हो जाएगी गाइस 0.8 और आरएपी की लेंथ 0.2. मैं मीटर्स के अंदर कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे सारी चीज ऐसे आ जाएगी और ये आ जाएगा 55 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.2. तो गाइस ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 और मेरे पास आंसर आ जाएगा 220 ओम्स, विच इज माय फाइनल आंसर. तो गाइस हमने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है जिससे मुझे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई. बस हम जॉकी को मूव कराते चले जाते हैं जब तक हमें वो नल पॉइंट नहीं मिलता, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलता. और जैसे हमें वो लेंथ मिल जाती है हम रेशियोज लेके ये सॉल्व कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू. तो आई होप गाइस जो भी आज हमने डिस्कस करा है कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज डिस्कस नहीं करी है. 3 फॉर्मूले, 3 चीजें, टेम्परेचर डिपेंडेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज और लास्टली मीटर ब्रिज.
और व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज तो सेम ही चीज है अगर देखा जाए कोहेरेंटली, तो दो ही कोर चीजें सीखी हमने आज। तो कुछ बहुत अमेजिंग नहीं करा, बट अगर हम ये कर लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आते हैं डीसी सर्किट के अंदर वो पक्के से सॉल्व कर ही देंगे। तो गाइज प्लीज डू अटेंड द ट्यूटोरियल क्लास। अगेन हर बार मैं ये बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट भी है, तो हमें उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो प्लीज डू अटेंड द ट्यूटोरियल क्लास, देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड। उससे हमारे कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।